मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपने विषय की शुरुआत करूं, एक छोटी-सी सूचना देना चाहूँगा। इनफैक्ट आप इसे निर्देश भी कह सकते हैं। निर्देश यह है कि आप जानते हैं कि यूपीएससी के इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं, धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली में। और अभी ये लंबे समय तक ये इंटरव्यू चलेंगे। मेरा निर्देश ये है कि यदि आप समय निकाल सकें, तो 1-2 दिन के लिए आप बाकायदे धौलपुर हाउस जाइए। वहाँ जो कैंडिडेट इंटरव्यू दे करके बाहर आएंगे, आप उनसे बातचीत कीजिए, उन्हें महसूस कीजिए, हिचकिए मत। आपसे बातचीत करके उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मन में संकोच मत रखिएगा, भय भी मत पालिएगा कि अरे वो हमको मिलना चाहेंगे कि नहीं, बात करना चाहेंगे कि नहीं। वो आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि जब आप उनसे बात करेंगे तो उन्हें सच पूछे तो अपने एग्जिस्टेंस का, अपनी सफलता का कहीं ना कहीं एहसास तो होगा ही। आप उन्हें महसूस कीजिए और उनकी तैयारी के तौर तरीकों के बारे में अपने ढंग से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से पूछिए, इत्मीनान के साथ। लेकिन केवल 1-2 लोगों से नहीं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप बातचीत कर सकें, कीजिए। इससे आपके अंदर एक अलग ही तरह की स्पष्टता आएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मन में एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस पैदा होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप वहाँ से जब लौटेंगे, तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रति अभी तक आपके मन में जो धारणाएं थी, वे धारणाएं टूट चुकी होंगी, वे धारणाएं ध्वस्त हो चुकी होंगी। और जो भी टूटन और ध्वस्तता होगी वह आपके अपने फेवर में होगी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो भी मेरे ही जैसे थे जिनसे मैं बात करके आया हूँ। हो सकता है कि आपके मन में ये बात चले कि अरे क्यों हम समय खराब करें, 1-2 दिन क्यों बेकार में जाएं। लेकिन इसकी वैल्यू आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी। बाद में आप समझेंगे कि सच में ऐसा करके आपने कितना बड़ा काम किया है। तो दोस्तों, निर्देश यह है, या कह लीजिए कि अनुरोध यह है, या कह लीजिए कि सलाह यह है कि प्लीज़ आप ऐसा करें। दोस्तों, आज मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूं जो हमारे रुपए के मूल्य में इतनी तेजी के साथ गिरावट हो रही है, इस विषय पर। रुपए के मूल्य में गिरावट। जब मैं कह रहा हूं रुपए के मूल्य में गिरावट, तो इसे आप डॉलर के मुकाबले समझिए कि रुपए के मूल्य में गिरावट की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, ये आपके सिविल सर्विस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का। इसे आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम अमेरिका से कोई सामान मंगा रहे हैं, तो अमेरिका के व्यापारी को हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा। और इसके ठीक विपरीत, अगर अमेरिका का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ से सामान मंगा रहा है, तो उसे हमें रुपयों में भुगतान करना पड़ेगा, और यदि वो चाहे तो डॉलर में भी भुगतान कर सकता है। तो सवाल ये है कि डॉलर में और रुपए में भुगतान किया कैसे जाए। यह तभी संभव होगा जब हम यह निर्धारित करें कि $1 के बदले में कितने रुपए होंगे, या $1 के बदले में कितने डॉलर होंगे। तभी तो आप सामंजस्य बैठा पाएंगे। तो बहुत समय से भारत में, अभी तक बहुत समय से, यानी कि कुछ महीनों से लगातार $1 के बदले में 82-83 रुपए का रेट चल रहा था, जो अब लगभग लगभग 86 रुपीज़ के आसपास हो गया है, जो बहुत बड़ी गिरावट का संकेत देता है। तो आज हम इसी विषय पर थोड़ी सी बातें करेंगे। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं, तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। सामान्य तौर पर आप इसे कह लीजिए, रुपए का मूल्य निर्धारण हो रहा है डॉलर के समक्ष। मूल्य निर्धारण का एक सामान्य सा सिद्धांत है, मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। अगर मांग अधिक हो जाती है तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, आप जानते हैं। अगर मांग गिर जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है, तो उस वस्तु की जो कीमत है वो भी गिर जाएगी, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है। राइट। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इस सिद्धांत को अभी के हम अपने विषय पर लागू कर दें, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो डॉलर है उसकी मांग बढ़ गई है। उसकी मांग बढ़ गई है तो उसकी कीमत बढ़ गई है।
और अगर डॉलर की कीमत बढ़ गई है तो ऑटोमेटिक तरीके से रुपए की कीमत घटेगी, तभी तो हम कहेंगे कि डॉलर की कीमत बढ़ गई है। तो एक डॉलर के बदले में कुछ समय पहले जो हम 82-83 रुपये देते थे, अब उसी के बदले हमें 86 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि हमारे रुपए की जो क्रय शक्ति है वह कम हो गई। तो आइए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डॉलर की कीमत बढ़ी है, या कह लीजिए कि सामान्य भाषा में कहें कि डॉलर की जो डिमांड बढ़ी है, वो डिमांड क्यों बढ़ी है। इस बीच में ऐसा क्या हुआ कि डॉलर की डिमांड बढ़ गई। ये सामान्य तौर पर मैं ये आपको बात कह रहा हूँ। तो दोस्तों, एक दो जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर गौर फरमाइए। अमेरिका का जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक मतलब सेंट्रल बैंक है, उसे हम फेडरल बैंक कहते हैं, आप जानते हैं, फेडरल रिजर्व कहते हैं बेसिकली। तो अमेरिका में दो घटनाएं हुई। एक तो जो फेडरल रिजर्व है उसने अपने ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। उसके ब्याज दर अब काफ़ी अच्छे हो गए हैं। मुझे ध्यान आ रहा है कि एक आध साल पहले तक उसकी ब्याज जो दर थी वो 2-2.5% के आसपास थी, जिसे बढ़ा करके अब 4.5% के आसपास कर दिया गया है। यानी कि आप जब बैंक में डॉलर जमा करेंगे तो आपको 4.5% ब्याज मिलेगा। तो पहले 2-2.5% होता था, वो 4.5% अगर मिल रहा है तो स्वाभाविक है कि लोग फिर अपना पैसा बैंक में जमा करना चाहेंगे, अमेरिका के बैंक में। अब जैसे कल्पना कीजिए कि मान लीजिए कि अमेरिका में कोई रहने वाला व्यक्ति है, उसने भारत में डॉलर दिया हुआ है। उसको लगता था कि यहाँ 3% के आसपास उसको फ़ायदा मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। लेकिन जब फेडरल रिजर्व ने अपनी ब्याज दर बढ़ा दी है तो वहाँ उसको 4-4.5% फ़ायदा मिलेगा। तो क्या करेगा वो? भारत से अपने डॉलर निकाल करके वो अमेरिका के बैंक में ले जाएगा। तो पहली तो घटना ये घटी। दूसरी घटना ट्रंप साहब का आना है। देखिए, ट्रंप यही कह रहे हैं कि हमें अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना है, अमेरिकियों के लिए हमें रोजगार उपलब्ध कराना है। यही बात वो कह रहे हैं खुलेआम। तो अब अमेरिकन्स को लग रहा है कि हमारी जो आर्थिक वृद्धि होगी, जो उसकी गति होगी, वो तेज होगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में एक नई जान पैदा होगी। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अगर एक नई जान पैदा होगी कि वो उम्मीद रखते हैं, तो सीधी सी बात है कि उन्हें लग रहा होगा कि यार भारत से अपना पैसा निकालो और अमेरिका में इन्वेस्ट करो, क्योंकि यहाँ ज़्यादा गुंजाइश लग रही है। सीधी सी बात है। इसके लिए भी वो क्या करेंगे? भारत में जो उन्होंने धन जमा कर रखा है उसे ले जाके अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। अब आप देखिए कि वो भारत से धन निकाल रहे हैं, चाहे वो वहाँ के फेडरल रिजर्व में जमा करने के लिए निकालें, चाहे वो अमेरिकी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए निकालें। तो इसका असर किस पर पड़ेगा? सीधे सीधे हमारे विदेशी मुद्रा के भंडार पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे कि हमारे जो विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो तेजी से इस बीच में घटा है। देखा ना आपने, डॉलर की डिमांड बढ़ गई दोनों स्थितियों में। तो जब डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो सीधी सी बात है कि उसकी कीमत भी बढ़ गई। जो एक दूसरा रीज़न है दोस्तों, वो ये है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी सरकार हमारे अपने व्यापार घाटे को कम नहीं कर पा रही है। हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। व्यापार घाटा बढ़ने का अर्थ है कि हम आयात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन हम निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। और चीन के साथ तो हमारा व्यापार घाटा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। जब हम कोई सामान आयात करते हैं उसका भुगतान किस में करेंगे? विदेशी मुद्रा में करेंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा जो हम भुगतान करते हैं वो अमेरिकी डॉलर में करते हैं। तो अब जब हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना पड़ रहा है। हमारा निर्यात बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि अगर हमारा निर्यात बढ़ता तो फिर हमको विदेशी मुद्रा मिल जाती, तो वो हमें मिल नहीं पा रही है। लेकिन हमारे पास जो विदेशी मुद्रा है उसमें हमें पहले की तुलना में ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। तो फिर आप देखेंगे कि डॉलर की कमी हो रही है। डॉलर की कमी हो रही है तो सीधी सी बात है कि उसकी कीमत तो बढ़ेगी बढ़ेगी। एक और रीज़न है, वो है महंगाई। आप देखिए कि किस तरीके से हमारे यहाँ लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और हमारे यहाँ के अर्थशास्त्री इस बात को लेकर के बहुत चिंतित हैं कि पिछले कुछ सालों से लोगों की आय में वृद्धि नहीं हो रही है। इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। लोगों की आय में वृद्धि नहीं हो रही है लेकिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आपकी आमदनी उतनी ही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इसका असर क्या होगा उपभोक्ताओं पर? उनकी क्रय शक्ति कम होगी, यानी कि वस्तु खरीदने की क्षमता उनकी कम हो रही है।
जब वस्तु खरीदने की क्षमता कम हो रही है तो सीधी सी बात है कि जो उत्पादन हो रहा है वह उत्पादन उतना बिक नहीं पा रहा है। आप देखिए कि जो अनुमान लगाए जा रहे हैं हमारे जीडीपी के कितने घट गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो भारतीय बाजार के बारे में क्या कल्पना करेंगे? यही कल्पना करेंगे ना कि नहीं नहीं, अब यहाँ ज़्यादा गुंजाइश नहीं दिख रही है, क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति नहीं है, सामान बिक नहीं रहा है। जब सामान नहीं बिक रहा है तो उद्योगों को लाभ कैसे होगा? तो हम उद्योगों में क्यों पैसा लगाएं? तो सीधी सी बात है कि वो यहाँ से पैसा निकाल करके ऐसे बाजार में लगाना चाहेंगे जहाँ उन्हें ज़्यादा फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ एक तो हमारे यहाँ से वो पैसा निकाल रहे हैं, दूसरा ये है कि जो नए लोग इन्वेस्ट करना भी चाह रहे थे भारत में, वो हमारी इस तरह की आर्थिक स्थिति को देखने के बाद अपने हाथ खींच लेंगे। वो तो यही सोचेंगे ना कि हम भाई यहाँ क्यों अपना पैसा लगाएं बेकार के। तो दोस्तों, इसकी वजह से तेजी के साथ इस बीच में रुपए के मूल्य में गिरावट आई। देखिए, जो रुपए के मूल्य में जब गिरावट आती है तो इसका प्रभाव क्या होता है? डेफिनेटली इससे हमारा जो निर्यात है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि रुपए की कीमत कम हो गई है, डॉलर की कीमत बढ़ गई है, तो उन्हें $1 के बदले में ज़्यादा रुपए मिलेंगे, तो हमारा सामान मंगाएंगे ज़्यादा वो। इसके बारे में मैं इससे पहले काफ़ी समझा चुका हूँ, इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया। दूसरी बात यह है कि महंगाई के और ज़्यादा बढ़ने की आशंका हो जाती है। आशंका क्या हो जाती है? हो ही जाता है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इस बीच में ये खबर छपी थी कि जो विमानन कंपनियां हैं अपने किराए बढ़ाने के बारे में सोच रही हैं। जो एयरलाइंस हैं वो ऐसा इसलिए सोच रही हैं क्योंकि उनका जो टोटल खर्च होता है उसमें जो 50% खर्च होता है वो डॉलर में होता है, और डॉलर की कीमत बढ़ गई है तो उनका खर्चा बढ़ गया है। तो इसकी भरपाई करने के लिए वो क्या करेंगे? किराया बढ़ाएंगे एयरलाइंस की। वो चीज़ें जो हम विदेशों से मंगाते हैं, जैसे कि दवाइयों के लिए हम कच्चा माल मंगाते हैं, आप जानते ही हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ हम कितना ज़्यादा आयात करते हैं, अपनी ज़रूरत का 80-85%, तो उसका भुगतान हम डॉलर में करेंगे, और डॉलर की कीमत बढ़ गई है। जब आयातित कच्चे माल की कीमत बढ़ जाएगी, जब पेट्रोलियम की कीमत बढ़ जाएगी, जब किराए बढ़ जाएंगे, तो वस्तुओं की लागत बढ़ जाएगी। जब वस्तुओं की लागत बढ़ जाएगी, एक तो हम वैसे ही इस कीमत पर खरीदने के लायक अब नहीं रह गए हैं, अगर वस्तु और महंगी हो गई तो हम कहाँ से खरीद पाएंगे? और ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे, और ज़्यादा फिर पता लगा कि आर्थिक सुस्ती आएगी। तो दोस्तों, ये सब भय के कारण हैं जिसकी वजह से रुपए की कीमत लगातार गिरती चली जा रही है। मैंने थोड़ी सी बातें आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बीच में अगर आपने इससे संबंधित आर्टिकल पढ़े होंगे तो अब आपकी समझ में ये बातें ज़्यादा स्पष्टता से आ सकेंगी। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।